अब हम आपको पूरब की राजनीति से पश्चिम की पॉलिटिक्स की तरफ लेकर चलते हैं। मित्रों, 16 अप्रैल को हमने आपको बताया था महाराष्ट्र में बाहर से आए ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने लाइसेंस परमिट के लिए बाकायदा मराठी के टेस्ट का भी ऐलान कर दिया है। अब इस मामले में खुद को मराठा अस्मिता का ठेकेदार कहने वाले राज ठाकरे की एंट्री हो गई है। सबसे पहले हम आपको ऑटो टैक्सी चालकों के लिए राज ठाकरे के मराठी कोचिंग सेंटर की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। मित्रों, ये मुंबई से सटे मीरा भयंदर में स्थित एमएनएस का कथित कोचिंग सेंटर है, जहां कई ऑटो और टैक्सी चालक जमीन पर बैठे हैं और सामने खड़ी हैं एक मराठी शिक्षिका जो बाहर से आए इन लोगों को मराठी की क्लास दे रही है। हम आपको डीएनए की न्यूज वॉल पर लिए चलते हैं ताकि आप बड़े स्क्रीन पर मराठी की इस पाठशाला को बेहतर तरीके से देख सकें। मैडम महोदया बता रही हैं कि मराठी में, ये देखिए एक एक करके वो लिख करके बता रही हैं कि हमको, मराठी में हमको भी कहते हैं, तुमको भी तू कहते हैं, हमको मी कहते हैं, मैं आया बोलना है तो मी आली कहा जाता है। पहले मराठी की जानकारी दी जाती है और फिर ऑटो चालकों यानी मराठी के कथित छात्रों से इन शब्दों को बुलवाया जाता है। मैं, हम, मी, तू, तुम, तू, तुमी। तो इसमें मराठी लिखी है, हिंदी से मराठी को ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है। मित्रों, कामकाज छोड़कर इन गरीब ऑटो चालकों को मराठी की क्लास लेनी पड़ रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब क्लास पूरी हो जाती है तो कोचिंग में शामिल हर चालक के ऑटो पर एक पोस्टर भी लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है, मुझे मराठी आती है और मैं मराठी समझ सकता हूं। यही वो तस्वीर है जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं। मराठी सिखानी है, अच्छी बात है, सिखा लीजिए, लेकिन ये प्रचार क्यों? क्या इस पोस्टर के जरिए राज ठाकरे की पार्टी मराठी अस्मिता से जुड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, या फिर इस पोस्टर का मकसद उन चालकों को चिन्हित करना है जो बाहर से आए हुए हैं? अगर ऐसे पोस्टर लगेंगे तो सड़क पर चलते आदमी को पता चल जाएगा कौन सा ऑटो महाराष्ट्र के मूल निवासी का है और किस ऑटो को बाहर से आए ड्राइवर चला रहे हैं। राजनीति भी अजब चीज है मित्रों। विपक्ष में बैठी एमएनएस सरकारी आदेश को प्रोत्साहन दे रही है और सरकार से जुड़े नेता भाषा के साथ साथ ऑटो टैक्सी चालकों के विकास पर जोर देने की मांग कर रहे हैं। आप भी सुनिए, मराठी को लेकर कौन से राजनीतिक सुर अब अलापे जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के ऑटो चालकों के कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए जाए, उनके घर के लिए उनका इंश्योरेंस किया जाए, उनके बाल बच्चों को सही पढ़ाई लिखाई मिले, अच्छा स्कूल मिले, उनका रहने का वातावरण ठीक हो, उनकी नौकरी जो है, उनका जो काम है उसमें एक प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो उनको। जो गवर्नमेंट के साथ कहेगा कि मैं यहाँ मुंबई में मराठी नहीं बोलूँगा, तो उनको हमारी स्टाइल में उनको जवाब देना जरूरी है। इसके लिए 1 तारीख को क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 तारीख के बाद हमें पता चलेगा कि कौन नहीं कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा। तो मैं परिवहन मंत्री साहब को बोलूँगा कि उनको तुरंत, चाहे तो महाराष्ट्र निर्माण वाहतूक सेना की तरफ से उनको पूरा सामान पैक करके गाड़ी में टिकट भर के उनके मूल उत्तर प्रदेश, बिहार में जहाँ जाना है उनके गाँव में जाने का प्रबंध कर देगी। मित्रों, मराठी भाषा के प्रचार प्रसार पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या वाकई सियासत में अब सिर्फ भाषा का ही मुद्दा रह गया है? जो खद्दरधारी मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या उन्हें महाराष्ट्र में गरीबी और रोजगार जैसी समस्याएं नजर नहीं आती हैं? मित्रों, महाराष्ट्र में आज भी 65 लाख से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। राज्य में युवाओं की बेरोजगारी दर 13% से ज्यादा है। 21वीं सदी में भी महाराष्ट्र के 1,64,00,000 लोग अशिक्षित हैं और तो और आज भी महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। महाराष्ट्र में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों को याद आते हैं तो सिर्फ बाहर से आए लोग और मराठी भाषा। मित्रों, महाराष्ट्र के ऑटो और टैक्सी चालकों से जुड़ी इस कवरेज में हमारे रिपोर्टर अश्वनी पांडे की मुलाकात कई ऑटो चालकों से हुई। इन्हीं में से एक हैं बच्चन यादव। बच्चन जी 20 साल पहले बिहार से महाराष्ट्र आए थे। ये 20 साल से खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नए सरकारी आदेश ने बच्चन यादव जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं एक रिक्शा में हूँ और मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा बच्चन यादव नाम है। बच्चन यादव। कहाँ से हैं बच्चन जी? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार। और कब से रिक्शा चला रहे हैं? सर मैं 2001 से रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ मराठी आती है? जी आते हैं मराठी। जैसे कि कुठे घेणार, वो आतमध्ये घ्या,
इतने लैप गया, कितनी पैसे डाले। डर लग रहा है इस फैसले के? बहुत है सर, ये हो सकता है हमारी अगर 20 साल की मेरी मेहनत अगर डूब रही है तो डर तो किसी को लगेगा सर। हमने 20 साल धूप में, पानी में, कोई गली खराब हो, 12 बजे रात हो, सुबह हो, अभी सर मैं खाना नहीं खाया हूँ, टाइम 2:30 बजने वाला है। समझते हैं आप, पढ़ लेते हैं आप, बोलते हैं आप जितनी ज़रूरत है, और अब टेस्ट देने की बारी आएगी तो उसमें मुश्किल हो सकती है। जी, उसमें तो मुश्किल, अगर कुछ ऐसा वर्ड जो हमें नहीं आ रहा है अगर वो पूछ दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा थरथराएंगे। आप जितना भी मराठी बोलिए मैं समझ जाऊंगा पूरा, लेकिन वो मैं लफ्ज से दोहरा नहीं सकता। राहायला कुठे तुम्ही? ये ते बांधला बांधला. हो बांद्राकडे आहे का? नाही कुठे आहे? इथे आणि हे बांद्राला ना, बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनीला. गवर्नमेंट कॉलोनीला रहता है का? देखिए ये काफ़ी ठीक ठाक मराठी इन्हें आती है, लेकिन जो लिखने वाली बात है उसी से ये डरे हुए हैं। और परिवार की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अभी इन्हें कई सालों तक कहना है कि काम करना पड़ेगा, कि बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, माँ बाप के खर्चे की जिम्मेदारी है। और ऐसे में इस तरह का कोई फरमान अगर आता है तो जाहिर है कि रिक्शा टैक्सी वालों का डर जायज़ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। मित्रों, सुना आपने, बच्चन यादव जी की जुबान से जय हिंद के साथ जय महाराष्ट्र भी निकला। बिहार से आया एक व्यक्ति महाराष्ट्र को अपना घर मान लेता है, लेकिन मराठी अस्मिता के नाम पर राजनीति करने वाले इस भावना की कद्र नहीं कर पाते। वोट बैंक की पॉलिटिक्स इंसान की नीयत और जज्बात दोनों पर हावी हो जाती है। मित्रों, ऐसे ही राजनीतिक बर्ताव को लेकर लिखा गया है। जब हम भाषा के आधार पर फर्क करते हैं तो हम केवल शब्दों का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति की पूरी विरासत और संस्कृति को दोयम दर्जे का घोषित कर देते हैं।